हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास की फिजिक्स और दोस्तों चैप्टर चल रहा था 4th, कार्य तथा ऊर्जा। तो दोस्तों कार्य तथा ऊर्जा के हम लोग 2 क्लास देख चुके थे। अब आइए देख लेते हैं तीसरी क्लास में दोस्तों क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण। दोस्तों ऊर्जा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान में कैसे रूपांतरित होती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कैसे निरूपित की जाती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। हेडिंग हम लोग डालेंगे ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का रूपांतरण। तो आइए दोस्तों समझ लेते हैं कि ऊर्जा का रूपांतरण किस तरीके से होता है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा का रूपांतरण क्या है। ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के एक रूप से ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन करने को ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं। अब आइए दोस्तों एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे एक निश्चित ऊंचाई पर एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में एक निश्चित ऊंचाई पर एक पत्थर में स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा होती है जब यह नीचे गिराया जाता है। जब यह नीचे गिराया जाता है जब यह नीचे गिराया जाता है जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है जैसे जैसे ऊंचाई कम होती जाती है वैसे वैसे पत्थर की स्थितिज ऊर्जा पत्थर की स्थितिज ऊर्जा पत्थर की स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है लेकिन नीचे गिरते समय पत्थर लेकिन नीचे गिरते समय पत्थर जमीन पर का वेग बढ़ता जाता है जिसके फलस्वरूप गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। दोस्तों क्या होता है, यदि स्थितिज ऊर्जा कम होती है तो उसके स्थान पर गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, इस प्रकार से स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से गतिज ऊर्जा जो है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा काहे में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब आइए दोस्तों इसका दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये पहला एग्जांपल था, ये दोस्तों इसका दूसरा एग्जांपल है, दूसरा हैशटैग एग्जांपल है। देख लेते हैं क्या है।
बिजली घर में बिजली घर में पानी की स्थितिज ऊर्जा पानी की स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है तथा बाद में यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बाद में यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। बाद में यह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अब दोस्तों इसका अगला एग्जांपल देख लेते हैं। तो हैशटैग तीसरा दोस्तों देख लेते हैं। इसका तीसरा एग्जांपल क्या है? तापीय बिजली घर तापीय बिजली घर में कोयले की रासायनिक ऊर्जा कोयले की रासायनिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही ऊष्मीय गतिज ऊर्जा बाद में विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसका चौथा पॉइंट। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा सौर ऊर्जा का उपयोग रासायनिक ऊर्जा बनाने में करते हैं। तो दोस्तों ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला पॉइंट दोस्तों क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या है फ्रेंड्स? ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो डालेंगे दोस्तों हेडिंग ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों ये नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग प्रत्येक एग्जाम में ये नियम अवश्य पूछा जाता है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। दोस्तों आप लोगों को हाई स्कूल में भी पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी मिलेगा और इंटर में भी ये मिलेगा पढ़ने के लिए कि ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम होता है। दोस्तों ये नियम कभी नहीं बदलता है, सार्वभौमिक सत्य होता है, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ होता है दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का नियम। आइए देख लेते हैं। जब ऊर्जा का एक रूप ऊर्जा के दूसरे रूप में
ऊर्जा के दूसरे रूप में रूपांतरित होता है, रूपांतरित होता है, तब कुल ऊर्जा की मात्रा, तब कुल ऊर्जा की मात्रा, तब कुल ऊर्जा की मात्रा अचर रहती है, अचर रहती है। यानी कि दोस्तों अचर का मतलब क्या है, कॉन्टेस्ट रहती है और वो बदलती नहीं है। दोस्तों ऊर्जा क्या है, ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही इसे नष्ट कर सकते हैं। इसे दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में केवल परिवर्तित किया जा सकता है। तो यह क्या कहलाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दोस्तों यदि ऊर्जा कहीं पर किसी रूप में नष्ट हो रही है तो दोस्तों दूसरी जगह ऊर्जा दूसरे रूप में उत्पन्न हो जाएगी। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसके कुछ पॉइंट क्या हैं। तो पहला पॉइंट, ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति हो सकती है, ऊर्जा की ना तो उत्पत्ति हो सकती है और ना ही विनाश, और ना ही विनाश। यानी दोस्तों ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को हम नष्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं फ्रेंड्स। दूसरा पॉइंट क्या है, हालांकि ऊर्जा रूपांतरण के दौरान, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा बेकार, कुछ ऊर्जा बेकार, कुछ ऊर्जा बेकार ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में, ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा या ध्वनि ऊर्जा के रूप में ध्वनि ऊर्जा के रूप में ध्वनि ऊर्जा के रूप में व्यर्थ हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, लेकिन निकाय की लेकिन निकाय की कुल ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है, अपरिवर्तित रहती है। एक बार दोस्तों फिर से देख लेते हैं ऊर्जा संरक्षण का क्या नियम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लिख लेते हैं कि ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं। दोस्तों क्या है, यह एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पर दोस्तों आप लोगों ने देखा था अभी कि यदि हम कोई इस तरीके से कोई पेन लेते हैं दोस्तों और इसे इस ऊंचाई पर से पकड़कर यदि दोस्तों इसे ऐसे छोड़ देते हैं तो जब तक हम इस पेन को पकड़े रहते हैं हाथ से तब तक इसके पास क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। और जैसे ही इसको हम छोड़ देते हैं तो इसमें दोस्तों क्या होता है, द्रव्यमान होता है। और हम लोग जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण प्रत्येक वस्तु पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर गिरती है। तो जैसे ही यह नीचे की ओर जाएगा तो इसके वेग में क्या होगा, परिवर्तन होगा, इसका वेग बढ़ने लगेगा। और दोस्तों जब वेग बढ़ने लगता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ने लगती है। तो दोस्तों स्थितिज ऊर्जा कम होती जाती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। तो इसका दोस्तों क्या तात्पर्य हुआ कि एक ऊर्जा यदि नष्ट हो रही है, यानी यदि इसकी स्थितिज ऊर्जा नष्ट हो रही है तो इस पेन की क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो एक निकाय से दूसरे निकाय, एक रूप से दूसरे रूप में केवल रूपांतरित होती है। ऊर्जाओं को न तो हम नष्ट कर सकते हैं और न ही उत्पन्न कर सकते हैं। ऊर्जाएं दोस्तों कैसी होती हैं, सदा सार्वभौमिक, इस पूरे दोस्तों ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में कैसी होती हैं, एक अक्षर की भांति रहती हैं। इन्हें हम लोग परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, इनको हम लोग उत्पन्न या नष्ट नहीं कर सकते हैं। यदि एक स्थान पर कहीं पर ये उत्पन्न होंगी तो दूसरे स्थान पर नष्ट हो रही होंगी। तो अब आइए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं दूसरी परिभाषा क्या है फ्रेंड्स। तो दोस्तों दूसरी परिभाषा है एक वस्तु के मुक्त पतन के समय, क्या लिखेंगे दोस्तों, एक वस्तु के मुक्त पतन के समय, मुक्त पतन के समय ऊर्जा का संरक्षण, ऊर्जा का संरक्षण। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके से होगा ये।
तो पहले पॉइंट में दोस्तों देख लेते हैं, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है दोस्तों, क्या है, यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है तो क्या लिखेंगे, m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु, m द्रव्यमान की वस्तु में h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, h ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, तो स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है, mgh। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसमें mgh है क्या क्या। तो दोस्तों m क्या है, m बराबर क्या है, द्रव्यमान है। उसके बाद दोस्तों ये g क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है, लिखेंगे यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण है। और दोस्तों ये h क्या है, h है दोस्तों ये ऊंचाई, h क्या है, h है दोस्तों ये ऊंचाई। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरीके से जब कोई वस्तु होती है तो उस पर कैसे स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला पॉइंट। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा, ऊर्जा रूपांतरण के दौरान कुछ ऊर्जा जैसे, जैसे वस्तु नीचे गिरती है, जैसे वस्तु नीचे गिरती है, जैसे वस्तु नीचे गिरती है, ऊंचाई h घटती है, ऊंचाई h घटती है और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है, और स्थितिज ऊर्जा भी, और स्थितिज ऊर्जा भी घटती है, स्थितिज ऊर्जा भी घटती है या कम होती है, स्थितिज ऊर्जा भी दोस्तों क्या होता है, कम होती है। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों। ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा, ऊंचाई h पर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा शून्य होती है। ऊंचाई h पर दोस्तों क्या है, गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। लेकिन वस्तु के नीचे गिरते समय, लेकिन वस्तु के, लेकिन वस्तु के नीचे गिरते समय, नीचे गिरते समय, वस्तु के नीचे गिरते समय यह बढ़ती जाती है, यह बढ़ती जाती है। जैसे जैसे दोस्तों ये पृथ्वी के संपर्क में आती जाती है, इसकी दोस्तों क्या है, गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है, बढ़ती रहती है। अगला पॉइंट दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। तो आइए देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है, मुक्त पतन के समय, मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर, मुक्त पतन के समय किसी भी बिंदु पर स्थितिज और गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग, गतिज ऊर्जा का योग समान रहता है, समान रहता है। स्थितिज और गतिज ऊर्जा का योग दोस्तों क्या है, समान रहता है। अब आइए देख लेते हैं कौन सी गतिज ऊर्जा होती है और कौन सी स्थितिज ऊर्जा होती है। तो 1/2 mv², ये दोस्तों होती है गतिज ऊर्जा, और ये होती है mgh, ये होती है स्थितिज ऊर्जा। और दोस्तों दोनों का योग क्या होता है, एक अचर होता है।
क्या योग होता है? अचर। इसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों, इसको कांस्टेंट बोलते हैं, कांस्टेंट, कांस्टेंट बोलते हैं दोस्तों इसको। अब आइए लिख लेते हैं इसमें किस तरीके से इसकी ऊर्जाएं होती हैं। यानी ये क्या है? ये है दोस्तों गतिज ऊर्जा, और ये दोस्तों क्या है? ये है स्थितिज ऊर्जा। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं? एक अचर बन जाते हैं, एक अपरिमित बन जाते हैं। ये चीजें बदलती नहीं हैं, ये सदैव अचर के रूप में रहती हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला टॉपिक क्या है। तो दोस्तों अगला टॉपिक है शक्ति। क्या है दोस्तों? अगला टॉपिक है शक्ति। शक्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। और दोस्तों आप लोगों ने सुना होगा, एक सीरियल आता था शक्तिमान, कई बच्चों ने देखा भी होगा। आइए देख लेते हैं दोस्तों शक्ति क्या होती है, पावर क्या होती है। कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए, कार्य करने के लिए समय दर को, समय दर को, समय दर को शक्ति कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में कार्य करने, कार्य करने की दर शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है, शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। जो कार्य करने की समय दर होती है दोस्तों वो क्या कहलाती है? शक्ति या सामर्थ्य कहलाती है। इसे कैपिटल पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या इसका फार्मूला होगा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों? शक्ति, तो शक्ति बराबर क्या आ जाएगा? शक्तिमान यानी किया गया कार्य, किया गया कार्य, और अपॉन में दोस्तों क्या होगा? समय। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शक्ति को प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो P से, तो P बराबर दोस्तों किया गया कार्य क्या है? W, और अपॉन में समय क्या होता है दोस्तों? समय को T से लिखते हैं, तो ये फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये फार्मूला बन गया, P बराबर W अपॉन T। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, जहां, जहां P बराबर क्या है? शक्ति है, W बराबर किया गया कार्य है, W बराबर किया गया कार्य है, और T बराबर समय है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या इसका मात्रक बनेगा। तो क्या लिखेंगे? शक्ति का एसआई पद्धति का मात्रक, शक्ति का एसआई पद्धति का मात्रक। तो दोस्तों एसआई पद्धति का मात्रक देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होता है? कार्य, कार्य का मात्रक होता है जूल। तो क्या लिखेंगे? जूल प्रति, और ये दोस्तों समय है तो उसका लिखेंगे सेकेंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? जूल प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? जूल प्रति सेकेंड, या जूल प्रति सेकेंड, या वाट कहते हैं, जूल प्रति सेकेंड या वाट कहते हैं दोस्तों। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं एक वाट क्या होता है। तो एक वाट बराबर क्या होता है दोस्तों? एक जूल अपॉन में एक सेकेंड, एक सेकेंड। यानी एक जूल बराबर क्या होता है दोस्तों? एक वाट बराबर एक जूल बटे एक सेकेंड का जो मान होता है दोस्तों वो क्या के बराबर होता है? एक वाट के बराबर होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। जब एक जूल कार्य, क्या लिखेंगे दोस्तों? जब एक जूल कार्य, जब एक जूल कार्य एक सेकेंड में होगा, एक सेकेंड में होगा, जब एक जूल कार्य दोस्तों क्या है? एक सेकेंड में होगा, तो शक्ति, तो शक्ति एक वाट होगी, एक वाट होगी।
तो दोस्तों हम लोग देख लेते हैं किस तरीके से, यदि 1 जूल कार्य होगा कब, 1 सेकंड के अंदर, तो दोस्तों कितनी शक्ति लग जाएगी, कितनी शक्ति उत्पन्न होगी दोस्तों, वो हो जाएगी 1 वाट के बराबर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं औसत शक्ति क्या होगी। औसत शक्ति, तो आइए दोस्तों देख लेते हैं औसत शक्ति क्या होती है। किया गया कुल कार्य, किया गया कुल कार्य, और अपान में दोस्तों क्या है, लिया गया कुल समय, लिया गया कुल समय। तो दोस्तों जितने समय में कार्य होता है उतने समय में लिया गया समय काहे के बराबर में आ जाता है, औसत शक्ति, यानी इसको बोलते हैं एवरेज शक्ति। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कुछ विद्युत संयंत्रों में दोस्तों किस तरीके की शक्ति होती है, यानी विद्युत जो उपकरण है उनमें क्या होता है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब आइए दोस्तों डाल देते हैं अगली हेडिंग क्या है। तो अगली हेडिंग है दोस्तों विद्युत संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों, विद्युत संयंत्रों। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं विद्युत संयंत्रों में किस तरीके से शक्ति प्रयोग में आती है। विद्युत उपकरणों के द्वारा, विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत उपकरणों के द्वारा विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को उपयोग करने की दर, उपयोग करने की दर, उपयोग करने की दर को विद्युत उपकरण की शक्ति, विद्युत उपकरण, विद्युत उपकरण की शक्ति, विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं, विद्युत उपकरण की शक्ति कहते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं शक्ति के बड़े मात्रक, शक्ति के बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं दोस्तों शक्ति के बड़े मात्रक। तो शक्ति का बड़ा मात्रक, शक्ति का बड़ा मात्रक किलोवाट होता है, किलोवाट होता है। शक्ति का बड़ा मात्रक दोस्तों क्या है, किलोवाट होता है। इसे KW से लिखते हैं, इसे KW से लिखते हैं। 1 किलोवाट बराबर, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, और दोस्तों 1000 को क्या लिखते हैं 10 की घात 3 वाट। वहीं दोस्तों लिख लेते हैं 1 मेगावाट बराबर, 1 मेगावाट बराबर, तो 1 बनाने के बाद दोस्तों 6 जीरो लगाएंगे, वाट या 10 की घात 6 वाट, ये 1 मेगावाट होता है दोस्तों। फिर वहीं देखेंगे 1 अश्व शक्ति बराबर, 1 अश्व शक्ति, या दोस्तों इसी को बोलते हैं HP, हॉर्स पावर। कितना होता है तो दोस्तों होता है 746 वाट का। कितना होता है 1 HP बराबर दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक, ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है, बहुत छोटा मात्रक है। जूल ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। ऊर्जा की ज़्यादा मात्रा उपयोग होती है, ऊर्जा की
ज़्यादा मात्रा उपयोग होती है, वहाँ पर इसका उपयोग सुविधाजनक नहीं है, जहाँ पर दोस्तों ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में खपत होती है, ऊर्जा ज़्यादा मात्रा में व्यय होती है, वहाँ पर ऊर्जा का मात्रक जूल हम लोग नहीं रखते हैं। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ऊर्जा के बड़े मात्रक किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं, दोस्तों क्या करते हैं, किलोवाट घंटा का उपयोग करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं किलोवाट घंटा क्या होता है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आइए हेडिंग डाल लेते हैं किलोवाट घंटा। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, किलोवाट घंटा KWH, दोस्तों क्या हो जाएगा, KWH यानी किलोवाट घंटा। तो अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा क्या होता है। तो लिखेंगे दोस्तों, जब 1 किलोवाट शक्ति जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण जब 1 किलोवाट शक्ति का विद्युत उपकरण 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, 1 घंटे के लिए उपयोग में लाया जाता है, तब 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होती है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन इसकी। क्या है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और दोस्तों ये लगभग सभी क्लासों में चलती है, यानी किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, 1 किलोवाट घंटा तथा जूल में संबंध। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो दोस्तों क्या है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से जो 1 किलोवाट प्रति घंटा की दर से व्यय होती है, 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, 1 किलोवाट बराबर, तो 1 किलोवाट बराबर दोस्तों होता है 1000 वाट के। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे 1 घंटा बराबर, तो 1 घंटा बराबर होता है दोस्तों 60 मिनट के। तो 1 मिनट बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा 60 सेकेंड के। तो
अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 किलोवाट 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा, 1 किलोवाट गुणे 1 घंटा। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 1 किलोवाट को क्या लिखते हैं दोस्तों, तो इसे लिखते हैं KWH इक्वल टू 1 किलोवाट बराबर दोस्तों क्या होता है 1000 वाट गुणे 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, तो दोस्तों 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। अब आइए दोस्तों इनका गुणा कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1000 लिखा है दोस्तों, 1000 को ऐसे लिखा जा सकता है 10 की घात 3 के रूप में, गुणा लगाएंगे दोस्तों, गुणा करेंगे छतरंग 36 आ जाएगा, 2 जीरो है दोस्तों तो डबल जीरो लगा देंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर दोस्तों इसे जब तोड़ देंगे इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1000 और गुणे यहाँ पर दोस्तों क्या था 3600। दोस्तों जब गुणा करके रखेंगे पूरा तो कितना आ जाएगा 36, 2 जीरो ये हैं और 3 जीरो ये हैं दोस्तों, तो कितना आ जाएगा 5 जीरो आ जाएगा इस तरीके से। अब इसे दोस्तों जब संक्षिप्त में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, संक्षिप्त में लिखने के लिए दोस्तों देख लेते हैं कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5, तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, यानी 36 गुणे 10 की घात 5 लिख सकते हैं। अब दोस्तों यदि बीच में क्या करें एक दशमलव लगा दें तो यहाँ एक घात और बढ़ जाएगी, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6। तो अब दोस्तों ये क्या आ गया है, ये आ गया है 1 किलोवाट। तो यहाँ पर लिख लेंगे दोस्तों कि 1 किलोवाट बराबर 1 किलोवाट बराबर 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल। क्या होता है दोस्तों, इतने जूल, या इसी को क्या बोलते हैं, तो दोस्तों इसी को बोलते हैं एक यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों, एक यूनिट बोलते हैं फ्रेंड्स, एक यूनिट, एक यूनिट है दोस्तों। अब इसे लिख लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया है कि 1 किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है। तो दोस्तों 1 किलोवाट घंटा और जूल में ये संबंध आ गया निकल कर कि 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 यूनिट क्या होता है, हम लोगों के घरों में जो दोस्तों मीटर लगे होते हैं, जब उन मीटर की रीडिंग निकाली जाती है दोस्तों, महीने में जब विद्युत कर्मी आता है और उस मीटर की रीडिंग निकालता है, तो रीडिंग निकालने के बाद दोस्तों क्या करता है, उसका चार्ज जोड़ता है और हम लोगों के पास महीने के रूप में बिल प्राप्त होता है। तो दोस्तों उसमें क्या होता है, जो 1 यूनिट होती है वही 1 यूनिट जोड़ी जाती है, यानी 1 किलोवाट घंटा जो उपकरण हम जितनी देर तक दोस्तों यूज करेंगे चलाएंगे उसके द्वारा जो विद्युत ऊर्जा व्यय के रूप में ली गई है, तो उस ऊर्जा के रूप में दोस्तों क्या होता है, कितनी जूल ऊर्जा होती है दोस्तों, तो जब होती है 3.6 गुणे 10 की घात 6 जूल के बराबर, तब कितना आता है, तब आता है 1 यूनिट। और दोस्तों हम लोगों के महीने में कितना आता है, किसी का 50 यूनिट, किसी का 100 यूनिट, किसी का 200 यूनिट, और उसी के हिसाब से दोस्तों क्या है चार्ज पड़ता है और हमें महीने में बिल का भुगतान करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने ये चैप्टर पूरा क्लियर कर लिया है कि कार्य तथा ऊर्जा क्या होती है और कार्य तथा ऊर्जा की क्या डेफिनेशन होती है दोस्तों। तो इस तरीके से हम लोग इसको कवर कर चुके हैं दोस्तों, पूरा चैप्टर जो है ये समाप्त हो गया है। अब इसके जो न्यूमेरिकल बचे हैं, इसके जो आंकिक प्रश्न बचे हैं और दोस्तों, तो इन आंकिक प्रश्नों को दूसरे वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे और उस क्वेश्चन सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब तक दोस्तों आराम से आप लोग नोट बनाते रहिए और इनको रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद दोस्तों।